अरे रंजना राव जी, कैसे हैं आप? ले लिया आपका नाम, बताइए। हैं? नहीं ब्रजेश, बफरिंग नहीं हो रहा है, मे बी आपके एंड में थोड़ा सा इशू होगा, है ना? तो जल मंडल के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जो जल मंडल है ना, ये क्या कहलाता है, इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे वन बाय वन। ठीक है? तो गाइस, पिछला वाला जो सेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। पिछला अभी अपन कल ही तो मिले थे, कल से तीसरी बार मिल रहे हैं अपन, है ना? कल अपन ने पढ़ा था भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक। एक चीज देखो सामने लिखी हुई है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है? अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो या यकीन मानिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है? और अगर आपके दिमाग में किसी तरीके का खुद को लेकर के कोई डाउट है या कोई नेगेटिव पॉइंट है, तो गाइज वैसा ही होगा, है ना? इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने बारे में जो है ना अच्छा सोचें, राइट? तो यहाँ पर देखिए, अर्थक्वेक के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछली क्लास में। अर्थक्वेक के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो रंजना, तुमने बताया नहीं है? तुम्हारा नाम ले लिए और तुम गायब हो गए। तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता है, ये चीटिंग कहलाता है ना? ये चीटिंग है, प्योरली चीटिंग है कि नाम के लिए बोलो, नाम आ जाए तो निकल लो। क्यों रंजना? अर्थक्वेक यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप। लेकिन आपने बारे में अच्छा कैसे सोचे, जैसे सोचा जाता है। अच्छा, दूसरे के बारे में अच्छा कैसे सोचते हो, ये बताओ। कहते सर, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है? बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे अगर मैं ये बता दूंगा कि दूसरे के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आज जी भर के जितनी बातें कर सकते हो चैट में कर लो, तो क्या करोगे? चलो आज आपको अलाउ कर दिया, बिल्कुल फुल टोटल, है ना? जितनी मर्जी उतनी बातें करना चाहो एक दूसरे से कर लो। ठीक है? हाँ, CHSL में स्टैटिक जीके, वो हिस्ट्री वाला पोर्शन काफी आया है स्टैटिक जीके में। जो है ना आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, बट आर्ट एंड कल्चर जो है ना आप लोगों के सिलेबस में ही नहीं था। ठीक है? आर्ट एंड कल्चर अगर SSC के सिलेबस में देखें तो नहीं था। चलो अंशिका भी बताएंगे थोड़ी देर में, अपने बारे में हमेशा अच्छा कैसे सोचना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब उसमें टॉस किया जाता है ना, राइट, टॉस तो दोनों के आने की संभावना बराबर होती है ना? वही मैंने कहा, देखो खुशी, पता है क्या था कि मैं गांधी जी को पढ़ रहा था। ठीक है? गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था, और मतलब गांधी जी ने ये बात कई बार कही है कि जिस व्यक्ति को जो करने में मजा आता है उसको अलाउ कर दो कि तुम ये करो, है ना? एक समय ऐसा आएगा कि वो रूट करके बंद कर ही देगा, है ना? तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं तुम लोगों को बोलूं कि चैट पे तुम लोग बहुत बातें करते हो, एक काम करते हैं, तुमको फुल अलाउ है, जो मर्जी जितनी बातें करना हो, जो इस टाइम करना है वो करो, कोई ब्लॉक नहीं करेगा तुमको। ठीक है? ठीक है? कोई ब्लॉक नहीं करेगा, बिल्कुल फुल आजादी है तुमको। भूकंप के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट? अर्थक्वेक के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली अर्थक्वेक होता क्या है ना? अच्छा, अर्थक्वेक से रिलेटेड हमने जो है ना टर्मिनोलॉजी भी डिस्कशन करी थी, टर्मिनोलॉजी डिस्कशन करी थी। यानी कि यहाँ पर जो इससे रिलेटेड है ना, भूकंप से रिलेटेड यानी अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी शब्दावली है ये हमने जानी थी। और शब्दावली के बाद हमारा जो डिस्कशन है टर्मिनोलॉजी के बाद ये हुआ था कि एग्जैक्टली अर्थक्वेक के प्रोन जोन कौन से हैं। प्रोन जोन यानी जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड, भारत और वर्ल्ड वाइड दोनों जगह पर हमने देखा था। अर्थक्वेक के मेजरमेंट के बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, राइट? रिएक्टर स्केल, सीज्मोग्राफ, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी
कि जो वेव्स होती है ना अर्थक्वेक की, राइट, वेव्स, चाहे वो आपका एस वेव हो, पी वेव हो, है ना, चाहे आपकी आर वेव्स हो, चाहे एल वेव्स हो, इन सारी बातों के बारे में हमारा डिस्कशन पिछली क्लास में हो चुका है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं गाइज। आज से हम हाइड्रोस्फीयर। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ में बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। जो एटमॉस्फेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं वायु मंडल, है ना, वायुमंडल कहते हैं। देखो बायोस्फीयर, इसको अपन कहते हैं जीव मंडल, जहां पर सिर्फ वायु के बारे में बात होती है वो वायुमंडल, जहां पे जीवन के बारे में बात होगी वो जीव मंडल, है ना। हाँ, स्टेट वाइज स्टैटिक का क्लास है ना सुदीप, textbook.com का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, उस पर जाकर के सर्च करना नो योर स्टेट बाय ऋतुराज सर, ठीक है। वैसे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, सारे 29 राज्य हैं, है ना, तो इसको देख लेना, उसमें आपको स्टैटिक जानकारी मिल जाएगी बहुत सारी। ठीक, तो बायोस्फीयर को कहा जाता है जीव मंडल, लिथोस्फीयर इसको कहा जाता है स्थल मंडल। वायुमंडल का क्या था आपका, एटमॉस्फेयर, है ना। जीव मंडल को बोला गया बायोस्फीयर, है ना। स्थल मंडल को बोला गया लिथोस्फीयर, है ना। हाइड्रोस्फीयर को बोला गया जल मंडल, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये सारी बातें हमने जो है ना डिस्कशन करी थी। हाँ बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर भामू जी, मतलब गया ही पूरी तरीके से। देखो जो लोग बोलते हैं, मैं कई बार चीजों को काफी डिटेल में बता देता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको यूपीएससी का एग्जाम थोड़े लिखना है, ये थोड़े करना है, ये वो, पर मैं उनको कुछ नहीं बोलता। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि बच्चों ठीक है जो मर्जी बोल लो, बट जिस दिन एग्जाम लिखोगे ना उस दिन जरूर याद करोगे, उस दिन जरूर याद करोगे, फिर पछताओगे और फिर उस समय पे सर नहीं मिलेंगे, सर आप सही कह रहे थे, है ना, वो तुम्हारे अंदर गिल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो फिर भी लुसेंट में काफी चीजें दी हुई हैं, अच्छी बेसिक्स अच्छे दिए हुए हैं, बट जितना उसमें दिया है उतना अब सफिशिएंट नहीं है, जितना उसमें दिया है उतना अब सफिशिएंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलो तो यहाँ पर देखो, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जल मंडल के बारे में हमें डिस्कशन करना है। लिथोस्फीयर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको पढ़ा चुका हूँ। जीवन तो हर जगह पर है, वायुमंडल भी अपन पढ़ चुके हैं, जल मंडल रह गया है। तो गाइस जब हम जल मंडल की बात करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे इसको हाइड्रोस्फीयर है क्या, क्या कहलाता है, क्यों कहा जाता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर आ जाती है हाइड्रोस्फीयर में। क्या नाम है, ठाकुर भानु प्रताप सिसोदिया, नहीं आए हैं क्या आज। जल मंडल, तो एक्चुअल में जल मंडल जो है ना, ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है वाटर कंपोनेंट से। किससे रिलेटेड होता है, वाटर कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, और आप सभी को पता है कि 71%, राइट, 71% जो वाटर है ना टोटल सरफेस का, वाटर ऑफ टोटल सरफेस, पृथ्वी की जितनी सरफेस है उसके 71% पार्ट में वाटर आ जाता है, 71% भाग में। दैट इज द रीजन वाई वी कॉल्ड अर्थ एज द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लू प्लैनेट कहते हैं या अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन को भी नहीं नकारा जा सकता कि सर ब्लू प्लैनेट वाटर प्लैनेट कहते हैं, तो क्या कारण है, लातूर जैसे क्षेत्र में हमें ट्रेन से पानी भेजना पड़ता है। ट्रेन से पानी भेजा गया था लातूर, आपको याद है वो, चाहे ना हो, है ना। ट्रेन पानी लेकर के गई थी, वहां पे पूरी तरीके से जो वाटर है वो खत्म हो गया था, है ना, वहां पर पूरी तरीके से वाटर खत्म हो गया था। बट
एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो अर्थ है ना, जैसे हमने देखा पृथ्वी, इसका बाइफर्केशन क्या है? अर्थ को दो चीजों में बाइफर्केट करा जाता है। एक तो अर्थ का 71% पार्ट हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे वाटर है ना, और दूसरी तरफ 29% पार्ट ऐसा है जिस पर कि लैंड है। ठीक है, वाटर और लैंड ये आ जाएंगे। अच्छा, ये जो 71% पार्ट जिसमें कि वाटर पाया जाता है, तो ये 71% का 97.5% वाटर ये सलाइन है। सलाइन का मतलब क्या होता है? लवणीय, नमकीन पानी है ना, नमकीन पानी है। लातूर महाराष्ट्र में है रंजन, लातूर जो है ना महाराष्ट्र में है। खुशी कह रही है सर प्लीज आप ठीक से पढ़ाओ। मैं तो कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ खुशी। अगर कोई इशू है, कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं पढ़ाता हूँ, तो डू लेट मी नो, उस पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये मतलब अपन ने देखा कि पृथ्वी के 71% हिस्से में पानी है। अब देखो 71% ये अपने आप में 100% कहला जाएगा ना, तो इस 71% का 97% पार्ट, 97.5% पार्ट जो पानी अवेलेबल है समुद्र वगैरह में, ओशन वगैरह में, तो ये सलाइन वाटर है, यानी लवणी पानी है, नमक वाला पानी है। तो रेस्ट कितना बचा? रेस्ट बचा 2.5%, 2.5% वाटर बचा पृथ्वी में, जिसे हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि ये पीने योग्य पानी है। सिर्फ 2.5% पानी ही पीने योग्य है। और ये जो 2.5% पानी पीने योग्य है, इसमें से भी 69% यानी कि 69%, 69% इसमें से किसमें आ जाता है? ये आपका आइस यानी कि बर्फ एंड स्नो। ठीक है, बर्फ जमी हुई है, इसका भी 69% जो है ना ये बर्फ जमी हुई है। ठीक, बात समझ आई? अच्छा, यहां पे अगर आप देखो 25% का 30%, 30% ये आपका क्या कहला जाता है? ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी है ग्राउंड वाटर कहला गया। तो बचा कितना? 99% यही हो गया। सिर्फ 1% रेस्ट वाटर बचता है, जो कुआं, तालाब, बावड़ी वगैरह इन सब में पाया जाता है। 1%, राइट, ओनली 1% पार्ट है ना, राइट, यहाँ पे जो कुएं, तालाब वगैरह में पाया जाता है, और यही 1% पानी हम पीते हैं, और इसीलिए पीने योग्य पानी की पृथ्वी में सबसे ज्यादा कमी है। ठीक है, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी की इसीलिए सबसे ज्यादा कमी है। अब एक्चुअल में गाइस वाटर जो है ना, वाटर का सर्कुलेशन कैसे होता है ना, वाटर साइकिल या वाटर का सर्कुलेशन, क्योंकि ये तो अगर एक जगह पर है तो ये तो खत्म हो ही जाएगा ना कहीं। हाँ जी, नदियां भी रेस्ट 1% में आती हैं। नदियां, कुएं, तालाब, बावड़ी, जितने भी पर्टिकुलर इनलैंड सोर्सेज है ना, राइट, यहाँ पर ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं आपके? ये 1% में आ जाते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है ना, तो एक्चुअल में ये वाटर का जो है ना फीडिंग कैसे होती है, फीडिंग कैसे होती है, राइट। अच्छा, यहाँ पे जब आप वाटर साइकिल की बात करते हैं ना, फीडिंग होती है वाटर साइकिल के थ्रू। वाटर साइकिल को कहा जाता है जल चक्र, जल चक्र कहा जाता है। इस जल चक्र के द्वारा जो है ना यहाँ पर ये फीडिंग होती है। जल चक्र में कौन कौन से स्टेप आते हैं? सबसे पहला तो आता है जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। सबसे पहले आता है इवेपोरेशन, जिसको अपन बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ठीक है, दूसरा आता है कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन का मतलब यहां पर होता है जिसे कहा जाता है संघनन, ठीक है, संघनन। फिर आ जाता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जिसको अपन रेन कहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बारिश, ठीक है, बारिश बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन के बाद जो अगला पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं कलेक्शन। ये 4 पर्टिकुलर चरण होते हैं जिनमें कि जल चक्र पूरा होता है। कलेक्शन का मतलब होता है जुड़ाव या जुड़ना, ठीक है। फीडिंग का मतलब होता है खुशी, जैसे मान लो कुआं है, कुएं में अगर पानी भरा है तो कभी ना कभी तो पानी खत्म होगा ना, राइट, कभी ना कभी तो पानी खत्म होगा, तो पानी उससे कुएं में वापस कहाँ से आएगा? झील होगी, झील जिसको बोलते हैं कि भाई नीचे से जमीन का पानी रिस करके आता है। तो जमीन में पानी कहाँ से आएगा? जब बारिश होगी तभी तो जमीन में पानी आएगा। अब बारिश कैसे होगी? जब कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन कब होगा? जब वाष्पीकरण होगा। एक्चुअल में होता यूं है, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं सूर्य की, सन, अगर हम बात करते हैं सन की, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? सन आ जाएगा, है ना। अब देखो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हाँ, प्रेसिपिटेशन को यहाँ पे रूपायन हम रेनफॉल ही कहेंगे, है ना। यहाँ पर हम प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या देखेंगे? रेनफॉल। तो जैसे मान लो ये हमारे सन हो गए। अब सन जो है ना, सनरेज जब यहाँ पे आती है तो देखो सनरेज लैंड और वाटर दोनों सरफेस में पड़ती है ना, लैंड और वाटर दोनों सरफेस में पड़ती है। जब सनरेज वाटर में पड़ रही होती है तो वाटर का क्या होता है? इवोपरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है, पानी वाष्प बन जाता है। और ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाली क्लास में बहुत क्लियर शब्दों में बताया था कि जब भी पानी वाष्प बनता है, वाष्प यानी उसका तापमान ज्यादा होता है, यानी गर्म हवा, तो जो भी हॉट एयर होती है वो हमेशा एस्केंड करती है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक। अब देखिएगा ये हवा ऊपर की तरफ गई, यानी यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ जब सनरेज लैंड में पड़ती हैं तो पता है क्या है? एज कंपेयर टू द वाटर, जो लैंड है ये बहुत जल्दी हीट अप होता है। पानी के कंपैरिजन में जो वाटर है ये बहुत जल्दी हीट अप होता है। अब लैंड बहुत जल्दी हीट अप होता है। जब लैंड यहाँ पर हीटअप होगा, है ना, लैंड यहाँ पर जब हीटअप होगा तो यहाँ लैंड में जो हवा है ये भी एक्सटेंड करेगी, है ना, एक्सटेंड करेगी। अब ये भी जब एक्सटेंड करेगी तो यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, समझिएगा। ये भी गर्म हो रहा है, यहाँ पर भी लो प्रेशर बन रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, यहाँ पर भी लो प्रेशर बन रहा है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है ना, ये क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर आपका जो है ना ये लो प्रेशर, यानी इसके कंपैरिजन में प्रेशर यहाँ पे कम होगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अब यहाँ पर जो प्रेशर कम होगा, है ना। अब समझिएगा, एयर आपको पता है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलेगी, इसको अपन क्या बोलते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। और जब लैंड से समुद्र की तरफ एयर चलती है तब इसको अपन लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज यानी समुद्री हवाएं, लैंड ब्रीज यानी जमीनी हवाएं, है ना। अब देखो ये एयर ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे अपन अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, और ट्रोपोपॉज में -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है, राइट, -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है। समझिएगा, ये जो गर्म हवा थी ये अपवर्ड डायरेक्शन में गई, है ना, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तापमान कम होगा, तापमान कम होने के कारण ये हवा ठंडी हो जाएगी, राइट। अच्छा, ठंडी हो जाएगी यानी कि धीरे धीरे इसका
संघनन होने लग जाएगा। संघनन का मतलब होता है कि वाटर जो है ना, वाटर में सॉरी जो एयर है, एयर में वाटर पार्टिकल जो है, वाटर पार्टिकल यहाँ पर क्या होंगे, अलग होने लग जाते हैं। ठीक है, और देखो लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो ये एयर इस डायरेक्शन में मूव होगी। अब यहाँ पे देखो पहाड़ है, यहाँ लैंड की ट्रोपोग्राफी देखो, यहाँ पर पहाड़ है, ये पहाड़ यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, इन बादलों को रोक देते हैं। जब तक बादलों में वो ठंडी हवा है, उस ठंडी हवा के साथ साथ वो वाटर पार्टिकल भी होंगे, और वाटर पार्टिकल होने के कारण उस एयर का वेट ज्यादा होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में वो नहीं जा पाएगी। वो क्या करेगी, उन वाटर पार्टिकल्स को रेन के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉप कर देगी, और जब ये हल्की हो जाएगी ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक, फिर से सुन लीजिएगा, क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो वाटर और लैंड दोनों जगह पड़ रहा होता है। ठीक है, जब वाटर में पड़ रहा होता है तो वाटर वेपोराइज होता है, और जब लैंड में पड़ रहा होता है तो लैंड की एयर भी गर्म होती है। और आपको पता है कि जो गर्म हवा है ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तापमान घटता जाता है, और जब तापमान घटता जाएगा तो वो गर्म हवा ठंडी होती जाएगी, गर्म हवा ठंडी होती जाएगी। और जब वो गर्म हवा ठंडी होगी तो धीरे धीरे उसका कंडेंसेशन होगा। राइट, ठंडे होने को अपन कंडेंसेशन कहते हैं, और गर्म होने को वेपोराइजेशन कहते हैं। और जब ये बरसने लग जाते हैं तो इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और पता है ये पानी जमीन में क्या होगा, गिरेगा, जमीन में इकट्ठा होगा, है ना। कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, और कुछ पानी नदियों वगैरह के उससे ये वापस कहाँ पर पहुंच जाएगा, समुद्र में पहुंच जाएगा। ये जल चक्र हमेशा चलता रहता है। राइट, नहीं ऐसा रूपायन जरूरी नहीं है कि जो सी ब्रीज है ये डे टाइम में चले, लैंड ब्रीज नाइट टाइम में चले, या सी ब्रीज नाइट टाइम में चले, लैंड ब्रीज डे टाइम में चले। ये टोटली डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पे। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी जहां पे लो प्रेशर होगा, है ना। जैसे देखो, वैसे तो यार ये मतलब शो करना दूसरे की वेबसाइट है ना, दूसरे की वेबसाइट है, फिर भी देखो, विल ट्राई। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो साइक्लोन वगैरह आते हैं, चक्रवात वगैरह, है ना, हरिकेन वगैरह आते हैं। अभी जैसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन चल रहा है, राइट, ट्रॉपिकल डिप्रेशन ये जो है ना, ये कहाँ पर है, ये 91 ईस्ट में है आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप हरिकेन की बात करोगे ना, जब हरिकेन की बात करोगे तो कहाँ कहाँ पर ये हरिकेन इस समय चल रहे हैं दुनिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये हरिकेन है अभी अटलांटिक ओशन में एक क्या बना हुआ है, अटलांटिक ओशन में जो है ना, तो एक डिप्रेशन बना हुआ है जो आगे बढ़ रहा है। किस तरफ ये आगे बढ़ रहा है, आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा वगैरह है उस तरफ आगे जा रहा है, उन तटों से जाकर के ये टकराएगा, है ना। एक ये वाला मैप होता है, इसको शो कर सकते हैं क्या फॉर द एजुकेशन पर्पस, क्योंकि इसमें तो गाइड लगा हुआ है, सो वी कैन नॉट शेयर दिस। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा इसको डाउन करना पड़ेगा तभी इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखो ये आपको यहाँ पे एयर दिख रही है,
ये अटलांटिक ओशन है गाइस, अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे देखो ये डिप्रेशन बना हुआ है ना, ये हवा चारों तरफ घूम रही है इसके, हवा यहाँ पर जो है ना चारों तरफ घूम रही है इसके, राइट। अब जब हवा यहाँ पे चारों तरफ घूम रही है, यही आगे जाकर के ये ग्रीनलैंड और ये जो कनाडा वाला रीजन है ना, इससे टकराएगा। तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, कंपैरेटिवली आजू बाजू वाले रीजन में हाई प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर वाले रीजन से जो हवाएं हैं ये किधर की साइड चल रही हैं, हाई प्रेशर वाले रीजन से जो है ना हवाएं आपका लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ चल रही है, ठीक है। ये लो प्रेशर वाला जो रीजन है ना, तो यहाँ पे जब ये हवाएं पहुंचती हैं तो एक्चुअल में गर्म और ठंडी हवा का मिक्सअप हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, साइक्लोन बन जाते हैं, साइक्लोन बन जाते हैं। जो मैंने आपको साइक्लोन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये एक हरिकेन या साइक्लोन आप इसको बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हो। तो इस तरीके से जो है ना ये साइक्लोन बन जाते हैं, और हवाएं इसी तरह से आपके जो है ना चलती हैं, कहाँ पे ये चलती हैं, आपका जो हाई प्रेशर वाला जोन है वहां से लो प्रेशर वाले जोन में, ठीक है। ये दिखाई पड़ रहा है आपको। यूएसए के वेस्ट साइड में जो है ना, ये अगर आप यूएसए के वेस्ट वाले इसकी बात अगर करोगे ना, तो ये वाला जो है ना ये नॉर्मल लो प्रेशर है, ये इतना तो चलता है। बट ये जो है ना, ये आप देखो यहाँ पर आपको आई दिख रही होगी इसकी, ठीक है। यहाँ पर इसकी आपको क्या दिख रही होगी, आंख दिख रही होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ तो इतना ज्यादा लो प्रेशर नहीं है, ये तो इसका रिजल्टेंट है, इसका प्रभाव कहला जाएगा, है ना। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये लो प्रेशर, ठीक है, ये जो है ना ये लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएटेड है, राइट। तो आसपास की सारी हवाएं, अब देखो यहाँ पे इस साइड भी लो प्रेशर है, ये हवा इधर इस डायरेक्शन में जा रही है ना, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये कहाँ तक चली जा रही है, ये देखो यहाँ पे चली जा रही है ना। इस रीजन में थोड़ा सा लो प्रेशर क्रिएट है ना। इसके बाद आप देखो तो यहाँ से जो ये एयर है ना, ये इंडिया की तरफ भी आ रही है, राइट, इंडिया की तरफ भी आ रही है। अच्छा, आप यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशन में ये इस तरीके से हवाएं चल रही हैं, इस डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे पैसिफिक ओशन में भी देखो ये एक चक्रवात बन रहा है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं जो ये बन रहे हैं। ये एक फॉर्म हो रहा है, ये ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका है, ये भी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो ये जाकर के या तो अमेरिका या इधर साइड कहीं ना कहीं ये टकराएंगे, है ना, ये कहीं ना कहीं टकराएंगे। ये डिपेंड किस पर करता है, विंड की डायरेक्शन और प्रेशर का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। और ये वाला तो मैंने आपको बताया ही, जो अटलांटिक ओशन में बना हुआ है, राइट, ये अभी आप जो हरिकेन है ये फॉर्म हो चुका है, जो आगे जाकर के इसमें टकराने वाला है ना। इवन इसके लिए तो वार्निंग तक इशू कर दी गई है, राइट, वार्निंग तक इशू कर दी गई है। हरिकेन और साइक्लोन सिर्फ ये नाम का फर्क है। साइक्लोन में जो हवाएं हैं ये काफी तेज होती हैं, और हरिकेन जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह होते हैं ना, इनको कहा जाता है, ठीक है, इनको कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो है ना ये जल चक्र की अगर हम बात करें तो जल चक्र चलता रहता है, यानी वाटर साइकिल चलता रहता है। इस वाटर साइकिल के चलने के कारण ही, इस वाटर साइकिल के चलने के कारण यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो है ना होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर वाटर साइकिल के चलने के कारण जो है तो ये सारी चीजें ये अटक क्यों गया, अरे यार इसने तो गड़बड़ कर दी है, हमने वो क्या चलाया, ये तो अटक ही गया। एक सेकंड गाइस, देखते हैं कि क्या समस्या हो गई भाई। लाइव मैप क्या चला दिए, ये तो अटक गया। ऐसा कोई निश्चित नहीं है खुशी, है ना। जिस तरह की देखो अपने भारत में भी साल 2022 का पहला साइक्लोन आया था, है ना। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि कितने साइक्लोन आते हैं, बट आते हैं, है ना। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप देखो तो ऐसा निश्चित नहीं है कि सिर्फ इतने ही साइक्लोन आएंगे, है ना। तो ये था गाइस जो मैं आपको साइक्लोन बता रहा था। अब देखिए आगे एक्चुअल में यहाँ पे जो ये वाटर साइकिल है ना, तो वाटर साइकिल के बाद अगर अपन देखें तो कितने तरीके की वर्षा होती है,
अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल देखें तो रेनफॉल कितने तरीके की होती है बारिश, क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल यानी कि वर्षा के प्रकार। तो गाइस यहाँ पे जब आप रेनफॉल यानी वर्षा के प्रकार देखोगे तो यहाँ पर जैसे अगर अपन देखें पहला आ जाता है कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब होता है जो भी आपके संवहनी वर्षा जिसको अपन बोलते हैं, और ये बारिश जो है ना कैसे होती है, ऑलमोस्ट डेली होती है, राइट, ऑलमोस्ट डेली होती है। बट डेली कहाँ पे होती है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा वाले रीजन में ये डेली होती है। आपको पता है कि इक्वेटर में जो सन के टेम्परेचर का प्रभाव है ये सबसे ज्यादा रहता है। कन्वेंशनल के बाद आती है गई जिसको अपन बोलते हैं ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा सर्च करना थोड़ी, ओरोग्राफिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे जो है ना आपके क्या बनते हैं, जो मैंने बताया कि रेन फेड और रेन शैडो जोन बनते हैं। रेन फेड और रेन शैडो कैसे बनते हैं ये मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, है ना। और तीसरा यहाँ पर अगर आप देखें तो गाइस साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल आ जाता है। साइक्लोनिक जिसको कहा जाता है फ्रंटल रेनफॉल। तो साइक्लोनिक का मतलब होता है चक्रवाती वर्षा, इसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा। जब चक्रवात वगैरह आते हैं जो बारिश होती है तो उसको अपन साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। यहाँ पे जो वार्म एयर मास होता है यानी कि जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर मास ये कन्वर्ज हो जाता है किसके साथ, वार्म एयर मास कन्वर्ज हो जाता है कोल्ड के साथ, ठीक है। वार्म एयर मास जब कोल्ड के साथ कन्वर्ज हो जाता है तो क्या बन जाती है आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल बन जाती है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो पृथ्वी है, राइट। पृथ्वी में मैंने आपको 3-4 पॉइंट कई बारी बताए, 3-4 पॉइंट्स कई बारी बताए, इन पर हमारा कई बार डिस्कशन हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो बीच में खींची होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होती है ना। 23.1/2 डिग्री इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं। फिर 23.1/2 डिग्री सदर्न साइड में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा आ जाती है, मकर रेखा आ जाती है। तो या तो सनलाइट इसके परपेंडिकुलर होता है या इसके परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों के उसमें जो है ना ये 2 बार इक्वेटर के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इक्वेटर का ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन अगर हम देखें तो इस रीजन में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। किसका प्रभाव यहाँ पर इस रीजन में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर तापमान का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कल की जो इस हाइड्रोस्फीयर के बाद जो अपन क्लास डिस्कशन करेंगे उस पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये, तापमान का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेगा, इस रीजन में। टेम्परेचर का प्रभाव इस रीजन में सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली बारिश होती है। अभी भी आप देखिए, अभी क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है तो अचानक से बारिश होने लग जाती है। अचानक से बारिश होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि भाई जो है ना अचानक से बारिश होने का सबसे बड़ा रेनफॉल ये मतलब ड्रॉबैक होता है कि बारिश जो है ना तुरंत होने लग जाती है अगर गर्मी हुई तो, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि जो संवहनी वर्षा होती है। तो कन्वेंशनल रेनफॉल में तो यहाँ पे जो समुद्र का पानी है ये सीधे सीधे वेपोराइज होता है, और वेपोराइज होने के बाद यहाँ पे कंडेंस होता है। जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ठंडा होकर के कंडेंस हो जाएगा, है ना। कंडेंस होने के बाद ये आपका प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा यानी बारिश करने लग जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन फॉर्म ऑकर्स, ये क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, बारिश होने लग जाती है, तो संवहनी वर्षा है, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये आपका कहला जाती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल एक्चुअल में जो बादल होते हैं ना ये सर्टेन हाइट पे होते हैं,
सर्टेन हाइट मतलब कुछ पर्टिकुलर ऊंचाई में होते हैं ये बादल। किससे कुछ पर्टिकुलर ऊंचाई में होते हैं ये बादल? तो ये सतह से कुछ ऊंचाई पर बादल होते हैं, है ना। और जब ये बादल सतह से कुछ ऊंचाई पर होते हैं, अब आगे अगर आप देखोगे तो आगे आपको क्या मिला? आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ना आपको मिल रहा है जो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ मिल रहा है। अब देखो, अगर इसके उसमें वाटर का पार्टिकल कंटेन है, ठीक है, यानी इसका अगर वजन ज्यादा है तो ये ऐसे तो इसको क्रॉस कर नहीं पाएगा। तो इसने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको रोक दिया, है ना, रोक दिया। तो इसके पास जितना भी वाटर कंटेंट होगा, ये सारा का सारा वाटर कंटेंट कहाँ पे डिसॉल्व कर देगा? इस पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड कर देगा। और जब ये इस तरफ आएगा तो अब ये ड्राई क्लाउड, सूखे बादल होंगे, सूखे बादल होंगे और यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो जहां पे बारिश हुई ये कहला गया आपका रेन फेड जोन, और जहां पर बारिश नहीं हुई ये कहला गया रेन शैडो जोन। हमारे भारत में एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा है जहां पर रेन फेड और रेन शैडो जोन बनते हैं, ठीक है। रेन फेड और रेन शैडो जोन ये अगर आप मैप में देखोगे तो आपको एकदम बिल्कुल मैप में स्पष्ट दिखाई देंगे कि हाँ ये रेन फेड जोन है और रेन शैडो जोन है। कहां पर बनता है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। जब आप बात करते हैं कहाँ की? भारत में इस पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, राजस्थान की, है ना, राजस्थान की बात करते हैं। तो अब आप देखो गाइस यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप राजस्थान वाले रीजन में देखोगे तो नई दिल्ली से यहाँ से शुरू होते हैं आपके अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं चली जाती हैं, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जब इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर भी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं रहेंगी। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं अगर आप 3D में देखो तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं है, अरावली की पहाड़ियां है ना। अब गाइस जो ये अरावली की पहाड़ियां है, तो भारत में जब भी मॉनसून आता है, भारत में जब भी मॉनसून आता है, मॉनसून का मतलब होता है जब भी बारिश होती है भारत में, तो बारिश यहाँ भी होती है ना, बारिश यहाँ भी होती है, यहाँ पर भी हरियाली आ जाती है ना, यहाँ पर भी हरियाली आ जाती है। लेकिन इसके इस साइड देखो, यहाँ तक तो हरियाली है, इस साइड पूरा का पूरा रेगिस्तान है। आप दूर से देखोगे ना तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यहाँ पे हरियाली है, यानी यहाँ पे बारिश होती है, और ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। और ये सिंधु नदी का बेसिन है, इसलिए यहाँ पर हरियाली है, नहीं तो ये पूरा रेगिस्तान। यहाँ पे बादल नहीं है जो बारिश करवा पाए, और इंडिया में जो मॉनसून आता है वो यहाँ से टकरा करके जब इस साइड आता है तो अरावली माउंटेन रेंज इन बादलों को रोक देता है। तो इनके पास जितना भी वाटर पार्टिकल होता है वो पूरे के पूरे रीजन में डिसॉल्व कर देते हैं। और जब ये अरावली माउंटेन को क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ आते हैं, तब यहाँ इनके पास बरसने के लिए कुछ नहीं होता। इनके पास जब यहाँ पे बरसने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सिर्फ क्या चलती हैं? सूखी हवाएं चलती हैं, राइट। सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ड्राई विंड्स चलती हैं और यहाँ पे कुछ नहीं चलती, सूखी हवाएं चलती हैं बस, ठीक है, सूखी हवाएं चलती हैं। और यहाँ पे फिर इसलिए हरियाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान है। मुझे लगता है कि ये जो बात मैं आपको समझा रहा था, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस और नो गाइस, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? सर माउंटेन क्या इतना ऊंचा है कि क्लाउड को रोक देता है? हाँ बिल्कुल। अरे आप देखो, जब आप पहाड़ों की चोटियों में चढ़ जाते हैं तो बादल आपको आपके नीचे दिखाई पड़ते हैं। जो जब आप बादल के ऊपर चढ़ जाते हो, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हो, तो जो बादल है ना, बादल आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं? बादल आपको नीचे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। बादल आपको जो है ना, तो ये नीचे दिखाई पड़ते हैं, ये ध्यान रखना, है ना।
तो ये इसका जो है ना सबसे मुख्य कारण कहला जाता है। अब गाइस इसके बाद यहां पर देखिए तीसरा जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो चक्रवाती वर्षा में मैंने आपको बताया था कि जब लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे जो वार्म एयर, ये जो गर्म हवा है ये ठंडी होती जाती है, कूल होती जाती है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट रहता है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला जो रीजन ये आई कहला जाता है, जहां पर कि लो प्रेशर क्रिएट रहता है। तो ये कन्वर्ज होते हैं और इनका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक है, आउटफ्लो होता है, राइट। यहाँ पे सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, है ना। तो ये आपकी चक्रवाती वर्षा कहला जाती है। अब गाइस आगे देखते हैं अपन, पैसा। मान लो आपको ढेर सारा पैसा दे दिया जाए, ढेर सारा मतलब 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? What will you do if you have 1 crore rupees? What will you do? चलो तुमको दे दिया, तुम क्या करोगे? डबल करेंगे, बिजनेस करेंगे, वाह, अच्छी बात है, अच्छी सोच है। कुछ भी करना, बट ये जरूर ध्यान रखना, ये तुमको एग्जाम में नंबर जरूर दिलाएगा। कौन? पैसा। अब ये ना करना कोई के पैसे दे करके एग्जाम, ऐसा बिल्कुल भी कोई अनएथिकल यूज नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जनरली पूरी की पूरी दुनिया में जो भी पर्टिकुलर ओशियन है, राइट, जितने भी पर्टिकुलर ओशियन जिनको अपन समुद्र कहते हैं, तो कितने समुद्र हैं टोटल? 5 समुद्र हैं। कौन से 5 समुद्र? पैसा, राइट। पैसा से आप यहां पर जो है ना निकालेंगे जो 5 ओशियन पूरी की पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यानी कि पैसा का क्या मतलब है? जीवन में कोई मतलब हो या ना हो, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पैसा है ना, इस पैसे को अगर आप देखें तो इससे ये जरूर ध्यान रखना कि P स्टैंड्स फॉर द पैसिफिक ओशियन। इसको अपन क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन का मतलब होता है प्रशांत महासागर, ठीक है। पैसिफिक ओशियन का मतलब होता है प्रशांत महासागर। ए का मतलब होता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जिसको कहा जाता है अंध महासागर। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन ओशियन, जिसको कहते हैं हिंद महासागर। फिर आ जाता है सदर्न ओशियन, जिसको कहते हैं दक्षिण महासागर। और आर्कटिक ओशियन, जिसको कहा जाता है आर्कटिक महासागर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये ध्यान रहेगा ना आपको, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पैसे में पी यानी पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, और ए आर्कटिक ओशन जो है ना सबसे छोटा है, ठीक है। ये ट्रिक याद हो गई, ये ट्रिक याद हो गई। पैसा, पैसा ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप वर्ल्ड के सारे ओशन याद कर सकते हो, जिसको कहा गया गाइस पैसिफिक ओशियन। कौन कौन से ओशन जिनको आप याद कर सकते हो? तो जैसे आपका हो गया पैसिफिक ओशियन, राइट, पैसिफिक ओशियन,
अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और सदर्न ओशियन। ठीक है, ये आपके 5 जो है ना महासागर कहला जाते हैं, जिसे आप इस पर्टिकुलर ट्रिक से याद कर सकते हैं। पैसा, ये मतलब किसका कहला जाएगा? ये मतलब कहला जाएगा पी का, AISA, पैसा। ठीक है, हाँ, साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब यहाँ पे देखो गाइस, जब अपन पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन की जब अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की, तो ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन कहला जाता है। पैसिफिक ओशियन, चलो हम पहले तुमको दिखा तो दे, है ना, पहले अपन देख तो लें कि ये है कहाँ पे, जब देख लेंगे तब तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये प्रशांत महासागर कहला जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ना आपका प्रशांत महासागर कहला जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा जूम आउट नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। न्यूजीलैंड के यहाँ से आप देखो तो जो पापुआ न्यू गिनी है, फिलीपींस, ये पूरा जापान वगैरह, यहाँ तक ये आपका पूरा का पूरा क्या कहला जाता है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द पैसिफिक ओशियन, है ना। यहाँ तक पैसिफिक ओशियन है, इधर साइड सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर आ जाता है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिफिक ओशियन जो है ना, ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन कहलाता है वर्ल्ड का ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन कहलाता है पैसिफिक ओशियन। और सबसे लार्जेस्ट होने के साथ साथ ये सबसे डीपेस्ट ओशियन भी कहलाता है, सबसे गहरा सागर कहलाता है। यहाँ पर आप देखें, ये मैरियाना आइलैंड है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड एज द मैरियाना ट्रेंच। ये आपकी मैरियाना ट्रेंच कहला जाती है। तो गाइस, मैरियाना ट्रेंच की अगर आप बात करते हो ना, तो ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कहलाती है। मैरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट कहला जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ये मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। सबसे गहरा पॉइंट है ये पूरे के पूरे पृथ्वी का, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो तो जो पैसिफिक ओशियन है, सबसे लार्जेस्ट कहला गया और सबसे डीपेस्ट कहला गया। पृथ्वी का जो 1/3 एरिया है, ठीक है, पृथ्वी का 1/3 एरिया इस पूरे के पूरे पैसिफिक ओशियन में आ जाता है। पृथ्वी का 1/3 एरिया, 1/3 रीजन, ये इस पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में आ जाता है। 1/3 हिस्सा पृथ्वी का इस प्रशांत महासागर में है, और बाकी का जो बचा हुआ 2/3 हिस्सा है, उसमें जो बाकी के ओशियन और कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। 1/3 रीजन को ये अकेले कैप्चर करता है। अब इसका शेप अगर आप देखो तो कैसा कहला जाता है? शेप की अगर बात करें तो गाइस, ऐसा माना जाता है कि इसका जो शेप है ना, ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, कैसा है इसका शेप? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार यानी आप यहाँ पे एक पॉइंट रख लो पैसिफिक ओशियन का, है ना, और यहाँ के बाद एक पॉइंट यहाँ पे रख लो और एक पॉइंट यहाँ पे रख लो। इन तीनों को मिला दो तो ये जो है ना आपका त्रिभुज का आकार ले लेगा पैसिफिक ओशियन, ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है ना। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो जो एल्बेट्रॉस प्लेट्यू है, ये जो पूरा का पूरा रीजन आपका एल्बेट्रॉस प्लेट्यू कहला जाता है। तो जो एल्बेट्रॉस प्लेट्यू है ना, ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा प्लेट्यू कहलाता है पैसिफिक ओशियन का, है ना। अच्छा, ईस्ट साइड अगर आप देखोगे तो जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, इधर साइड जब आप ईस्ट की तरफ आओगे तो जैसे यहाँ पर आप देखो ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, चिले हो गया, ये आपके ईस्ट में आ जाते हैं। जो कोलंबिया है ये अभी भी ब्रिटिश के डोमिनियन में है। चिली अगर आप देखो तो ये भी ब्रिटिश डोमिनियन में है ना। तो ब्रिटिश डोमिनियन में ये आपके आ जाते हैं, राइट। तो ये इसकी कौन सी बाउंड्री कहला जाएंगी? ईस्टर्न बाउंड्री कहला जाती है पैसिफिक ओशियन की। पनामा हो गया, कोस्टा रिका, है ना, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डियागो,
ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्रीज कहला जाती है। ईस्टर्न बाउंड्रीज किसकी? पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर की ईस्टर्न बॉडीज कहला जाती है। अब देखो इसमें क्या क्या पाया, जैसे गल्फ ऑफ अलास्का ये पैसिफिक ओशन में आ जाता है। फिर आपका जो बेरिंग सी है ये पैसिफिक ओशन में आता है। देखो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, ये चुकची सी कहलाता है, ये चुकची सी कहला गया, ये बेरिंग सी कहला गया। चुकची सी और बेरिंग सी ये यहाँ पे कनेक्ट होते हैं इस स्ट्रेट के द्वारा, इसे अपन बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो जो चुकची सी है ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है, और जो ये बेरिंग सी है ना, तो बेरिंग सी किसका पार्ट कहला जाता है? ये बेरिंग सी पार्ट कहला जाता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का। ठीक है, ये छोटे छोटे से अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है ना आइलैंड है, ये आइलैंड वगैरह पर यूएस का कब्जा है। जैसे सेंट जॉर्ज हो गया है ना, सेंट जॉर्ज के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो आइलैंड है सेंट पॉल, सेंट जॉर्ज, सेंट पॉल, ये सब आइलैंड है। यहाँ पर जो है ना अपनी खुफिया मिलिट्री तंत्र को अमेरिका ने छुपा करके रखा है ना, इन्हीं के बिहार पर वो रशिया को आके दिखाते रहता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप देखो बेरिंग सी के बाद ये जो है ना गल्फ ऑफ ऑखोस्ट, गल्फ ऑफ ऑखोस्ट या सी ऑफ ऑखोस्ट है, ये भी पैसिफिक ओशन का पार्ट कहलाता है। जो जापान सी ये भी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, येलो सी भी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ईस्ट चाइना सी भी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, फिलीपीन सी भी इसका पैसिफिक ओशन का पार्ट है। जो साउथ चाइना सी है ये भी पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये सारे के सारे आइलैंड पैसिफिक ओशन में आ जाते हैं। सेलेब सी हो गया, जावा सी हो गया, बैंडा सी हो गया, अरापुआ सी हो गया, तैमूर सी हो गया, बिस्मार्क सी हो गया, सोलोमन सी हो गया, कोरल सी हो गया, टेस्मान सी हो गया। देखो टेस्मान सी को माना जाता है यहाँ पर बाउंड्री बिटवीन द पैसिफिक एंड पैसिफिक के साथ साथ जो हमारा सदर्न ओशियन है, इसके बीच का जो है ना यहाँ पर क्या कहला जाता है? इसके बीच का जो है ना ये बाउंड्री कहलाता है। ठीक गाइस, पैसिफिक ओशन के बाद जब आप इधर साइड आएंगे, सो गाइस पैसिफिक ओशन में मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि जापान वगैरह, फिलीपीन वगैरह सब पैसिफिक का पार्ट है ना। दूसरा जो आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं पैसिफिक के बाद, दैट इज कॉल्ड एज द अटलांटिक ओशन। गाइस अटलांटिक ओशन को कहा जाता है सबसे बिजिएस्ट ओशन। ये जो है ना आपका अटलांटिक ओशन दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशन कहलाता है, सबसे बिजी ओशन कहलाता है अटलांटिक ओशन, राइट। इसको अगर आप देखोगे तो एस, ये एस आकार में आता है, एस लेटर टाइप में आ जाता है, एस आकार में आ जाता है, एस अक्षर टाइप है ना। अच्छा, इसमें देखो ये जो ब्रिटिश आइल्स है, वेस्ट इंडीज वगैरह जो है ना, पोर्टो रिको, कैरेबियन सी है ना, ये सारे के सारे आइलैंड किसका पार्ट कहला जाते हैं? दिस एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, है ना। जमैका, क्रिस गेल यहीं से बिलोंग करता था, जमैका से जो लंबे लंबे छक्के मारता है। कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसी का पार्ट है। बर्मुडा ट्राइंगल यहीं पे आता है, देखो ये बर्मुडा है, राइट। यहाँ पे आप देखो फ्लोरिडा, बर्मुडा और ये जो पर्टिकुलर पोर्टोरिको वाले जो रीजन है ना, तो इनके बीच में एक रहस्यमयी दुनिया कहा जाता है। बर्मुडा ट्राइंगल यहीं पे आ जाता है, बर्मुडा ये है, ठीक है, ये बर्मुडा है। और गाइस एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो टाइटैनिक था ना, टाइटैनिक जहाज, ये टाइटैनिक जहाज इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहाँ कहीं पे डूबा था, यहाँ से निकला था इधर से, और ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के यहाँ पे आसपास जो है ना, ये कहीं पे टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ है, राइट। जल समाधि लिया हुआ है इस पर्टिकुलर रीजन में टाइटैनिक जहाज, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशन कहलाता है। बिजिएस्ट क्यों कहलाता है? बिकॉज व्यापार यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा व्यापार इसी से होता है। गाइज यहाँ पे अगर आप इसको देखें, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ द गिब्राल्टर ये कहा जाता है आपका की टू द मतलब जो की कहलाता है किसका? एशिया का। क्यों? अगर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से कोई भी पर्टिकुलर जो है ना यूरोप से व्यापार करने भारत के साथ आता है, तो एक स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे जो ये स्वेज कैनल है, स्वेज नहर को पार करके सीधे ये कहाँ जाते हैं? स्वेज नहर को पार करके सीधे ये रेड सी पहुंच जाते हैं, है ना। और यहां से सीधे कहा जाते हैं आपका रेड सी से गल्फ ऑफ ईडन और अरेबियन सी, अरब सागर आ गए। और अगर ये स्वेज कनल ना होता तो सोचो, ये पहले पुर्तगाली जो वास्को डिगामा था, ये यहाँ से आया था, यहाँ साउथ अफ्रीका
यहाँ पे अपना एंकर डालते थे, फिर यहाँ से मुड़ करके यहाँ आते थे व्यापार करते, है ना। तो इसीलिए सबसे व्यापारिक केंद्र जो है ना, इसे कहा जाता है जो आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है, राइट। अब गाइस अटलांटिक ओशन अगर आप देखो तो अटलांटिक ओशन के बाद जो अगला आता है उसे अपन बोलते हैं इंडियन ओशन। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ये किसको कनेक्ट करता है आपका, तो वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसको अटलांटिक सी से ओशन से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जो आपकी ये आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्वेज कैनल, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है, स्वेज कैनल यानी कि जो स्वेज नहर है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब गाइस इसके बाद जो है ना दूसरा जिसको अपन बोलते हैं इंडियन ओशन, तो ये एक इकलौता ऐसा ओशन है, देखो एम आकार बनाएगा ये ऐसे 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 और ऐसे एम आकार बनाता है। बट ऑफिशियली अगर आप देखें आधिकारिक तौर पर जो है ना इसको ये नहीं माना जाता कि जो है ना ये एम आकार है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर इसको ये नहीं माना जाता कि इसका आकार कैसा है, एम अक्षर की तरह है, ऐसा आधिकारिक तौर पर नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन इसका जो शेप है ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एम आकार का है। और ये दुनिया का ऐसा इकलौता ओशियन है जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, भारत के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। अच्छा इसकी अगर आप नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट देखो, नॉर्दर्न ये वाला रीजन कहला जाएगा उत्तर, तो अटलांटिक ओशन नॉर्दर्न में कहां तक आ जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जहां से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। तो नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट अगर देखी जाए अटलांटिक ओशन के सॉरी इंडियन ओशन की, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहला जाता है ना। और नॉर्दर्न के बाद जब आप साउदर्न लिमिट की तरफ जाते हो तो साउदर्न में ये इंडियन ओशन है, आगे जाकर के यहां से ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, ये आपका मिक्स हो जाता है सदर्न ओशन के साथ, ठीक है, साउदर्न ओशन के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो इंडियन ओशन है तो इसमें आप देखो अंडमान सी, वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, गल्फ ऑफ ईडन, रेड सी, है ना, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ये सब इसी का पार्ट है। ये सब अगर आप देखोगे ना तो किसका पार्ट कहला जाता है, ये सारी चीजें जो है ना आपका इसी का पार्ट है। यहाँ पर आप देखो ये मालदीव्स वगैरह हो गए, सिचल्स वगैरह हो गया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहला गई, है ना। यहाँ पर आप देखो मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक चैनल हो गया, ये सब इंडियन ओशन का पार्ट कहलाता है। एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। और ये इंडियन ओशन यहाँ पर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला जो लिमिट है यहाँ तक आता है। और यहाँ पे तैमूर सी किसको अलग करता है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को तैमूर सी यहाँ पे अलग कर देता है, ठीक है। और ये यहाँ से देखो गाइस इंडियन ओशन ये आपका इस पर्टिकुलर रीजन में फैला रहता है, ठीक है। बाकी देखो जो आर्कटिक ओशन है तो ये जो अपवर्ड वाला रीजन है ये आपका आर्कटिक ओशन कहला जाता है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रशिया है ना, रशिया ने एक बहुत गहरी पाइपलाइन बिछा करके रखी है। ये यहाँ पे इन पर्टिकुलर रीजन में रशिया जो है ना पेट्रोल वगैरह जो प्राकृतिक गैसें हैं इनकी खुदाई करता है, राइट। पेट्रोल वगैरह और इनकी खुदाई रशिया जो है ना इन पर्टिकुलर रीजन्स में करता है यहाँ पे। और यहाँ से जो है ना ये इनको कहाँ पर लेकर के आता है, ये इनको जो है ना यहाँ से इन पाइपलाइन के थ्रू लेकर के आता है रशिया, है ना, रशिया लेकर के आता है आर्कटिक में खुदाई करके। ये यहाँ से लेकर के आ गया रशिया, और जब ये रशिया लेकर के आता है तो यहाँ से फिर ये पूरे के पूरे विश्व भर को बेचता है। तो भी आपके नेचुरल कंपोनेंट है, नेचुरल चीजें हैं, वो यहाँ तक ले आता है, यहाँ से फिर पूरी दुनिया को बेचता है। और सदर्न ओशियन ये आपका जो दक्षिण वाला रीजन है ये पूरा का पूरा ये सदर्न ओशियन कहलाता है, दक्षिण सागर, ठीक है। ग्लोब में देख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये पॉइंट आपको। गाइस ये जो आपको दिख रहा है ना ये सदर्न ओशियन है, ठीक है। ये दक्षिण सागर है पूरा, इसके गेर गेर दक्षिण सागर कहला जाता है। और इसके गेर गेर पूरा आर्कटिक ओशन कहला जाता है। जब आप इस नॉर्थ पोल में आओगे, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल कहला गया यहाँ पर। तो ये जो नॉर्थ पोल है ना इसके आसपास देखो यहाँ पे जो जमीन है ना यहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो ये वाला जो रीजन है ना ये पूरा का पूरा रीजन आपका क्या कहला जाता है, आर्कटिक ओशन कहला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो कि जो क्रैक्स वगैरह है स्पष्ट तौर पे, हालांकि क्रैक्स नहीं है, समुद्र के अंदर जो माउंटेन रेंजेस हैं ये कहला जाती हैं, बट यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है
इतना कम है कि ये जो है ना हमेशा बर्फ से ढकी रहती है ना। पोल की जो चादर है बर्फ की, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघल रही है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में गाइस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पैसा, राइट। क्या ध्यान रखना है, पैसा आपको ध्यान रखना है। पैसा यानी कि जो हमारे ओशन है वर्ल्ड के, पैसिफिक ओशन कहला गया, इंडियन ओशन कहला गया, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन, ये सारी चीजें जो है ना आपके किस में आ जाती हैं, ओशन में आ जाती हैं। ठीक, अब गाइस अपन एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा ओशियन का जो सरफेस है। ओशन के सरफेस का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ये इनका एरिया वगैरह है। पैसिफिक ओशन, PAISA, है ना। तो ये इनका जो है ना क्या कहला जाएगा, रीजन कहला जाएगा, स्टैटिस्टिकल डेटा कहला जाएगा। हम आते हैं ओशियन फ्लोर पे। ओशन फ्लोर का मतलब जैसे अपन बाहर साइड देखते हैं ना, वैसे ही पर्टिकुलर फ्लोर कहाँ पे होता है, समुद्र के अंदर। जैसे अपन भारत आ जाते हैं, ठीक है, ये अपन ने अमेरिका क्रॉस किया, अफ्रीका क्रॉस किया, ये अपन इंडिया आ गए।